जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं और आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट पहुंचाई जा रही है। और जैसा मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा, ये फिजिक्स का लास्ट से दूसरा चैप्टर है फर्स्ट फिजिक्स का। मतलब आप फर्स्ट फिजिक्स खत्म करने वाले हैं, लगभग 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगी। और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। मैंने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है, तो इसको 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 है और आज की इस क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये सबसे पहले अगर आप पूछेंगे तो मैंने पहले ही लिख दिया, पूछने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले नंबर पे आप पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य और औसत मान। ये दो तरह से निकाला जाता है। एक पूर्ण साइकिल, एक पूर्ण साइकिल बोले या एक पूर्ण चक्र बोले, एक ही बात है। एक पूर्ण चक्र के दौरान धारा का औसत मान कितना होगा वो पढ़ लेंगे आप। इसके बाद एक अर्ध चक्र के दौरान पढ़ लेंगे। जब ये दोनों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे, ये दोनों डेरिवेशन है। फिर इसके अलावा आपको पढ़ना होगा विभिन्न परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ। ग्राफ टोटल 3 तरह के पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से 3 होंगे? फिर पहले नंबर की बात करते हैं तो आप वी आई ग्राफ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ लेंगे एक कला आरेख पढ़ लेंगे। एक परिपथ आरेख पढ़ लेंगे। और इनमें से हम लोग नंबर वाइज अगर चलेंगे तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये 3 पढ़ेंगे। कब कब पढ़ेंगे वो स्थितियां आपके सामने लिखी हैं कि जब अपने पास परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो उस कंडीशन में, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तो L जोड़ दिया जाए उस कंडीशन में, और जब परिपथ में शुद्ध धारिता C लगा दी जाए उस समय। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। इसमें 3 डेरिवेशन डेरिवेशन है। इसमें तो ग्राफ पढ़ने केवल ये 2 डेरिवेशन है। तो इनमें से ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान बताइए एक अर्ध चक्र के दौरान या फिर पूर्ण चक्र के दौरान, क्योंकि इसकी वैल्यू शून्य आती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन जाता है। और यहाँ पर आप अर्ध चक्र के लिए पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए अब हम सीधे पहुंच जाते हैं अपने टॉपिक में कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और इसकी पहली डेफिनेशन क्या है। ये है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब वहां से जहां मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल आसान होंगे, बशर्ते आपको थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान एक पूर्ण चक्र में, ये हमें पता करना है। देखो जरा पहले यहाँ पर धारा का मैं चित्र बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे पहले भी कई बार समझाया मैंने। आपको पता था कि अगर ये एक लाइन है, ये ऐसे, ये समय को दर्शाए, इधर की ओर समय इंडिकेट कर रहा हो, और ये धारा ऐसे चलती है। तो ये जो धारा है, अर्धचक्र अगर कहें तो फिर अर्धचक्र का मतलब इतने की बात हो, एक अर्ध पूर्ण चक्र की बात होगी तो ये और ये इतने की बात होगी। इतने में धारा का औसत या माध्यमान क्या होगा ये हम पता करेंगे। एक बात समझो जरा, क्या मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक जाने में पूरा एक चक्र पूरा होगा कि नहीं? एक अर्धचक्र, एक और अर्धचक्र, 2 अर्धचक्र मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। और एक पूरे चक्र में लगा समय आवर्तकाल कैपिटल टी कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर के आपको औसत मान निकालना है कितने समय के लिए? तो एक पूरे आवर्तकाल के लिए। तो टाइम जहां बात होगी वो किसके हिसाब कितना लिया जाएगा? कैपिटल टी, आवर्तकाल। फिर किसका मान निकालना चाहते हैं बोलो? धारा का मान निकालना चाहते हैं। यहां से ये जितनी ये ट्रेवल करेगी ना ऐसे ऐसे, यहां से यहां तक में कितना इसका औसत मान होगा वो आपको पता करना है। यहां से यहां तक का लगा जो टाइम है वो आपके पास है टी। निकालना किसमें? ये ग्राफ किसका होगा? आई का। अगर इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये था। ठीक है, तो अब सुनो जरा, ध्यान रखें, एक इक्वेशन आपको बनानी है। यहां पर लिखना है आपको धारा का, धारा का एक पूर्ण चक्र,
चक्र में औसत मान, औसत मान। और बताइए जरा, यहां से जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, देखो आई लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, आई एवरेज हो गया। अब आपको समझते रहना है कहाँ के लिए, तो ये डेफिनेशन बता रही है, डेरिवेशन की डेफिनेशन क्या बता रही है हमें, कि हमें एक पूर्ण चक्र के लिए, हेडलाइन में क्या लिखा है, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीजों से बड़ा निकालना है तो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। किसका करना है बताओ, धारा का मान निकालना है, तो आई का मान निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन करोगे आई का, किसके सापेक्ष करोगे, तो आप ये बताओगे धारा आगे बढ़ रही होगी तो समय के हिसाब से बढ़ेगी, तो आई डी टी लिखना है आपको। क्या लिखना है बोलो, आई डी टी। ठीक है। और नीचे कितने के लिए करना है, औसत निकाल रहे हो ना, तो टोटल से भाग भी तो करते हैं संख्याओं से, याद होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। आई डी टी कर दिया मतलब आई का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मतलब ये हुआ समय के सापेक्ष अब आई को पूरा जोड़ रहे हो। अब ये बताओ, पदों का योग ऊपर हो गया, नीचे पदों की संख्या होती है, तो बताओ कितने समय के लिए कर रहे हो, एक पूर्ण चक्र के लिए कर रहे हो, और एक पूर्ण चक्र में टोटल टाइम होता है वो क्या होता है, कैपिटल। समझ आ गया। अब इसकी सीमाएं भी रखनी है आपको, ये तो बात आपको याद होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं सीमाएं, तो आप कहना जीरो समय से, भाई यहां से स्टार्ट करेगी तो टाइम कितना होगा बोलो, जीरो। और जब ये पूरा ट्रेवल कर लेगी एक चक्र तो कितना टाइम ले लेगी, टी। तो जीरो से कहां तक जाएंगे हम लोग, टी तक। बस इतनी बातें हैं और कुछ खास नहीं है। अब यहां से इसको हल करते चले आओ। क्या आपको पता है कि आई की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पीछे कल के जो समीकरण थे उनमें सत्यापित कराए गए थे। अब यहां से वैल्यू रखो, आई एवरेज बराबर जीरो से टी। आई की जगह में क्या लिखना है हमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो टी है इसको बटे में रखो, इसको बाहर ले आओ, एक बटे टी हम ले आए बाहर, और आगे क्या लिखा है, डी टी। अच्छा एक बात समझो जरा, ये टी बटे में है तो अभी भी बटे में है कि नहीं बताएं, है, तो हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, बाहर। अभी ये आई नॉट, अच्छा एक बात समझो, जो मैंने कहा था इस चित्र का कोई काम नहीं रहा, अब इसको हटाओ। देखो समझो, मैंने कहा था कल कि अगर आपके पास यहाँ साइन एक्स है, यहाँ डी एक्स है, अब ये जो डी जिसके पहले लगा होता है, यहाँ किसके पहले लगा है, एक्स के पहले, तो एक्स वाली चीजें ही इस चिन्ह के अंदर रहेंगी, बाकी सब कहाँ जाएंगी, बाहर। तो यहाँ पर टी डी किसके पहले लगा है बोलो, टी के पहले, तो टी वाली चीजें अंदर रहेंगी, बाकी सब कहाँ जाएंगी, बाहर। तो ये आई नॉट कहाँ आ जाएगा बोलो, बाहर। तो आई एवरेज इक्वल आ जाएगा आई नॉट, और बटे में ये है टी, और अंदर रह जाएगा अपने पास साइन ओमेगा टी और डी टी। यहां से जीरो से टी इसकी हो जाएगी सीमा। अब यहां पर समझिए जरा, एक फॉर्मूला भी सिखाया गया होगा, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, याद रखेंगे इस बात को। साइन एक्स का अगर मैं पूछूं समाकलन क्या होता है, तो माइनस का कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है, याद रखिए इसको, क्योंकि मैं इसको अभी मिटाने वाला हूं, इसको अभी ध्यान रखें। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आई एवरेज आई नॉट अपॉन टी, बताओ जरा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। भाई साइन एक्स का यहाँ जितना होता है वही पूरा यहाँ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बोलो, लिखते हैं, और माइनस का कॉस करते हैं। तो मैंने कहा साइन एक्स का क्या होगा, तो आप बोलेंगे माइनस का कॉस होगा, और जो ये है वही लिख देना है। लेकिन अपने फॉर्मूले में यहाँ एक्स होता है, तो यहाँ केवल क्या होता है बोलो, केवल एक्स होता है। लेकिन कभी ऐसा आपको मिल जाए कि जैसे यहाँ साइन एन एक्स या मान लो के एक्स मिल जाता है डी एक्स, अगर इसका आपको करने को मिल जाए तो पता है आप क्या करेंगे, पहले ये पूरा साइन का क्या होता है वो पूरा लिख दो, कॉस और एक्स जितना है ये पूरा के एक्स लिख दिया, लिख दिया, फिर बटे के चिन्ह लगाना है, फिर इसका जो ये के एक्स लिखा है ना, इसका दोबारा अवकलन करना है। तो बताओ एक्स के सापेक्ष करना है समाकलन, तो एक्स के सापेक्ष ही होगा अवकलन भी। तो के से तो हमें मतलब है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के हिसाब से। अब ये एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स के सापेक्ष एक। तो वैसे ही बताइए जरा, ये इसमें ओमेगा टी आया कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, ये जो ओमेगा टी आ रहा है ये, इसका हमें क्या करना है, दोबारा करना है अवकलन बटे में। तो मैंने ये बटे की लाइन खींची, ओमेगा लिख दिया,
और टाइम टी के सापेक्ष टी का अवकलन किया तो कितना आ जाएगा 1। और जो सीमा है वो इधर लिख दी। फिर से एक बात समझिए जरा, पहले आपको साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस का करके बना लेना है समाकलन। जब ये बन जाता है फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पर टी है तो क्या यहाँ पर भी केवल टी था, तो आप पता करेंगे नहीं यहाँ पर ओमेगा टी था। अगर टी के अलावा कोई और चीज आती है तो आपको उसका जो आता है ना उसको पूरा उसको मान करके दोबारा अवकलन करेंगे बटे में रख के। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा लिख दिया क्योंकि टी के सापेक्ष करना है तो ओमेगा कांस्टेंट मान लिया जाएगा, और टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आता है। जैसे कल मैंने सिखाया था डी अपॉन डी एक्स, और x का अवकलन होता है 1। x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होगा 1, तो t के सापेक्ष t का अवकलन कितना होगा 1। अब यहां से जो ओमेगा आ रहा है ना इसको भी बाहर कर लेंगे, तो आई एवरेज, ये आई नॉट है ऊपर, माइनस चिन्ह भी बाहर कर लो, और नीचे क्या बचा बताओ, ओमेगा के ओमेगा, तो ओमेगा कर लो बाहर, ये माइनस चिन्ह बाहर, नीचे से ओमेगा बाहर, और ये जो टी है ना ये टी लिखा रहने देना, टी को गायब नहीं करना। अंदर बचा कॉस ओमेगा टी, और यहां से अपने पास लिमिट है 0 से कैपिटल टी। अब इसके बाद आगे देखिए, ठीक है अब यहां से समझते हैं आई एवरेज, एक लाइन और लिख सकते हैं ना यहाँ, तो आई एवरेज माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, यहां पर कैपिटल लेटर। अब ये बताइए जरा लिमिट रखने की तरकीब क्या होती है बताओ। जहां देखो टी के सापेक्ष किया था ना, तो जहां जहां ये स्मॉल टी दिख रहा है ना वहां अपर लिमिट पहले रखनी है, तो ये कॉस रहेगा, ओमेगा लिखेंगे और स्मॉल टी की जगह में कैपिटल टी। फिर आपको लिखना है माइनस का चिन्ह करना है और फिर इस बार 0 रखना है, तो कॉस ओमेगा लिखेंगे और गुणे में कितना कर लेंगे बोलो 0। अब इसको आप हल करिए, तो आई एवरेज बताओ ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी है, अंदर बताइए ये कॉस ओमेगा। क्या ओमेगा की वैल्यू आप सभी को पता है 2 पाई/टी होती है, ये 2 पाई/टी, और इनटू में क्या लिखा है बोलो कैपिटल टी। समझिए एक बार, यहां से आपको ये बातें याद रखनी है कि अपने पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2 पाई/टी होती है। कितनी होती है बोलो एक बार, 2 पाई/टी, ये होता है, ये 2 पाई/टी। अब ये कल भी सिखा दिया था, तो यहां से आप समझ आइए ओमेगा की जगह में 2 पाई/टी, इस ओमेगा की जगह में आ गया है 2 पाई/टी, और ये वाला कैपिटल टी अपने जगह में। अब ये बताओ माइनस कॉस 0, देखो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 0 का गुणा ओमेगा में करोगे तो क्या पूरा आंसर 0 आ जाएगा, तो कॉस 0। आई एवरेज ये आ जाएगा माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, यहां पर आ जाएगा कॉस, और ये टी से ये वाला टी खत्म हो जाएगा, तो 2 पाई और माइनस कॉस 0। 2 पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब कितना होता है बोलिए 180, तो 2 पाई का मतलब 180 दूने 360। और ध्यान रखें कॉस 360 अंश का मान होता है 1, कितना होता है बोलिए 1 होता है। बताओ कॉस 360 अंश का मान कितना होता है, कॉस 2 पाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 2 पाई का मान जो होता है वो होता है 1। तो बताओ ये बातें याद रखना, तो यहाँ आ जाएगा 1, और कॉस 0 अंश का भी मान कितना होता है बोलो 1। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आई एवरेज की जो वैल्यू आती है आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू 1 में 1 घटा दो कितना बचेगा 0, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर दो तो पूरा आंसर कितना आ जाता है 0। तो क्या समझ आया, आप क्या समझे, आपको ये समझ आना चाहिए कि एक पूर्ण चक्र के दौरान या एक पूर्ण साइकिल के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान सदैव कितना आता है 0 आता है। ये निष्कर्ष निकल आया। तो बताएं किसी को कोई दिक्कत हुई, नहीं होनी चाहिए, आसान था बिल्कुल। तो यहां पर एक नोट पॉइंट आप ऐड कर लीजिए।
नोट। एक पूर्ण चक्र अथवा एक पूर्ण साइकिल अथवा एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। शून्य होता है। ये लो, बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई? ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। तो यहां से आपको समझ आया ना क्या काम करना था? फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये इक्वेशन बनानी, देखो जरा, हमें पता थी एक चक्र के दौरान बनानी होती है। कितने चक्र के दौरान? एक चक्र के दौरान। मैंने कहा आपसे कि ये मानो कि ये ऐसे कुछ डिजाइन इधर देख लीजिए एक बार, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो कितने चक्र की बात हो रही? एक चक्र, मतलब यहां से गए इतना और फिर यहां से आए इतना, यहां तक की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक में से एक साइकिल पूरी हुई कि नहीं, यहां से इस जगह से लेकर इस जगह तक, ऐसे एक साइकिल पूरी हुई, क्योंकि दो अर्धचक्र हैं और एक साइकिल में जो लगा समय होता है उसका नाम आवर्तकाल होता है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। कुल मिलाकर जब यहाँ धारा आगे बढ़ती जाएगी तो टोटल समय कितना काउंट किया जाएगा पूरे यहाँ से यहाँ तक के लिए? कैपिटल टी। तो हमें धारा का लेना है औसत मान, पर धारा किसके हिसाब से बदलेगी? टाइम के हिसाब से। तो आई डी टी किया मैंने, तो ये हो गया आई जो समय के साथ बदल रही है ना, कैसे कैसे बदलती जा रही, तो उसकी लिमिट लगा ली 0 से कैपिटल टी तक। 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? एक चक्र में कैपिटल टी समय तक। तो ये ऊपर हो गया आई डी टी का मतलब पदों का योग, और औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बताओ 0 से लेकर कैपिटल टी तक गए हो तो कुल मिलाकर कितना टाइम लिए हो? टी। तो नीचे कितना आ गया? कैपिटल टी। अब ये टी बाहर कर लेते हैं, आई की वैल्यू वाली रख के आराम से हल करते चले आते हैं और ये हल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इसमें। अब देखते हैं अर्धचक्र के दौरान कितनी धारा का औसत या माध्यमान आता है। अच्छा, अब इसको करना पहले की अपेक्षा बहुत ही आसान है। इसको सीधे भी बताया जा सकता है। सीधे हम क्या लिखेंगे? अर्धचक्र में, अर्धचक्र में, अरे वो अर्धचक्र इसमें गलत लिखा है ना, ऐसे लिखा जाता है। अर्धचक्र में धारा का माध्य अथवा औसत मान। चलो बताओ मुझे कैसे बनाएंगे। इस बार हम सीधे आई एवरेज लिखते हैं और आपको आ जाएगा, बहुत आसान है ये। आई एवरेज, सॉरी आई नॉट नहीं, आई एवरेज। एवी, एवी मीन्स एवरेज। मैंने इंटीग्रेशन करना शुरू किया। किसका करना है बोलो? धारा का। तो आई डी टी लिखा मैंने, और टाइम परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल टी तक। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अर्धचक्र में तो टाइम का आधा लगेगा ना, आवर्तकाल का आधा। तो ये बार हम इस बार कहाँ तक जाएंगे? 0 से, अरे ये क्या हुआ, बता दोबारा लिखते हैं। ये काम नहीं कर रहा। आई डी टी करेंगे और इस बार टाइम कहाँ तक जाएंगे? टी बाई टू तक। तो 0 से टाइम भी कितना काउंट करेंगे? टी बाई टू, क्योंकि अर्धचक्र में समय अंतराल कितना लिया जाता है? औसत का आधा। तो यहां से मैंने ऐसे बना लिया। अब एक बात समझिए जरा, ये जो भी पीछे कर रहे थे वही अभी भी यहाँ करना है। क्या आपको पता है? आई बराबर लिया जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो इक्वेशन होगी। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी आई एवरेज बराबर, देखिए जरा, आई, ये पहले टी बाई टू है। अच्छा बताओ, दो सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा बोलो? सबसे
ऊपर, ऐसे समझो जरा, जो ये सबसे नीचे होती है वो कहाँ चली जाती है, सबसे ऊपर। तो दो ऊपर जाएगा तो ऊपर से क्या बाहर आ जाएगा, बोलो दो आ जाएगा, तो दो ऊपर से आ जाएगा और नीचे से क्या आ जाएगा, ये वाला टी। अब अंदर क्या बचेगा, 0 से t/2। लिमिट से मत बाहर कर लेना, ये आई की वैल्यू लिख दो, I0 sin ओमेगा टी, और आगे क्या है बोलते रहिए dt। और नीचे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, नीचे कुछ भी नहीं बचा, जो बचने वाला था टी वो तो बाहर हो चुका है। अभी देखो इसमें टी आया तो बताओ, मैंने क्या कहा था अभी अभी, टी वाले अंदर रहेंगे बाकी सब बाहर, तो I0 भी बाहर आ जाएगा। तो जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी वो 2I0/t, ये 2 है, I0 बाहर आ गया और ये t अपनी जगह पे, क्या बच्चा 0 से t/2, और ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी और dt। पीछे का पूरा काम सेम है, अब जैसे अभी करते हुए आए हैं वैसे अभी फिर से करेंगे। 2I0/t, बताओ साइन का क्या होता है समाकलन, बोलो माइनस का कॉस, माइनस का लिखा कॉस, और आगे ये जितना है ना ये पूरा लिख दो कॉस ओमेगा टी। बशर्ते ये केवल टी नहीं है, ओमेगा टी, इस वजह से इसका अवकलन करना है बटे में, तो ओमेगा मैंने लिखा, और टी का टी के सापेक्ष ही अवकलन बोलो तो 1 होता है, और 0 से कितना पहुंच गए हम, t/2। अगर बायोलॉजी के हैं ये अगर दिक्कत कर रही तो आपको बस ये समझ लेना है, साइन का माइनस कॉस करना है, बाकी बस ये ओमेगा नीचे लिख देना है और कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, आगे अभी एक लाइन और कर सकते हैं यहीं पर। तो आई एवरेज ऊपर है 2I0/t, और ये ओमेगा बाहर कर लो तो ओमेगा भी आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह यहाँ ले जाओ तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये लो माइनस भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा कॉस ओमेगा टी और 0 से t/2। अब इसके बाद से आप समझिए सर, देखो आपको अब लिमिट रखनी है, तो आई एवरेज बराबर माइनस का 2I0, माइनस का 2I0/t ओमेगा, और ये वैल्यू रखो सरा, पहले स्मॉल टी की जगह में t/2 लिखना है, तो ये बनेगा कॉस ओमेगा इंटू t/2, फिर माइनस लगाना है, टी की जगह में इस बार क्या रखना है 0, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, ये लो। अब बताओ क्या बनेगा, आई एवरेज -2I0 अपॉन टी अपनी जगह में, ओमेगा बराबर 2π/t होता है कि नहीं बताइए, अभी पीछे पढ़ के आए थे, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बाद में समझ जाइएगा कि यहाँ यूज किया गया है। इधर ओमेगा बराबर 2π/t, वही वैल्यू ये यहाँ यूज कर ली गई है। अब आगे सुनो जरा, यहां से बनेगा कॉस ओमेगा बराबर कितना होगा, बोलो 2π/t, ओमेगा बराबर 2π/t, और इंटू में t/2 माइनस कॉस, और ये 0 में गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए 0। ये t से ये वाला t कैंसिल करना है हमें, इस t से इस t को कैंसिल करना है, इस t से इस t को कैंसिल करना है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करना है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करना है, इतनी चीजें कैंसिल हो गई, इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, समझ आएंगे। फिर आई एवरेज, अब समझते चले एक एक लाइन को, माइनस का I0/पाई बचा, ये पाई बचा, और अंदर बताइए क्या बचेगा, कॉस केवल ये पाई बचा, और माइनस कॉस 0 बचा। क्या आप सभी को पता है कॉस पाई मतलब 180 अंश का मान होता है माइनस का 1, कितना होता है बोलो, माइनस का 1, और कॉस 0 अंश का मान तो 1 होता है। याद रखिए कॉस 180 अंश का मान, इसका मान कितना होता है -1, और इसका मान कितना होता है 1। अब समझ जाइए जरा, आई एवरेज, क्या आपको पता चला, I0/पाई था ही, और ये एक एक मिलकर -2, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। अब अगर यहां से आप गुणा कर लेंगे
यहां से गुणा करेंगे तो ये क्या हुआ, आई एवरेज, आई एवरेज। बताइए आई एवरेज का जो मान आएगा, आई एवरेज वो किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i0 और नीचे आ जाएगा पाई। तो यहां से ये फॉर्मूला आपके पास बनके तैयार हो गया। इतना होता है, इसी को अथवा करके भी हम लोग कुछ समझते हैं, उसको भी समझ लीजिए। क्या आप जानते हैं कि आई एवरेज को हम थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, 2i0, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, सबको पता है। ये 7 सबसे नीचे है, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा। तो बोलिए जरा, क्या हम समझ सकते हैं, ऐसे समझो, 2 1 के 2, पहले काट लो इसको तो थोड़ा सा आसान हो जाए, 2 1 के 2 और 2 1 के 2, 2 1 के 2 11 बार में कटा। अब यहां पर समझिए जरा, ये 7 1 के 7 ऊपर चला जाएगा, तो आई एवरेज की वैल्यू 7 1 के 7 और नीचे रहा ये 11 और उधर आ गया i0। जब आप इसे भाग करेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि आई एवरेज की जो वैल्यू है, तो 11 6 66, 0.6, फिर 66, फिर कितने बचेंगे 4, 11 3 33, फिर कितने बचेंगे 7, फिर 11 6 66 और आगे क्या है i0। इतना लिख सकते हैं आप, और ये आपके पास दूसरी वैल्यू निकल आएगी। इसका मतलब ये आप बताएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के दौरान जो औसत या माध्यमान आता है, वो धारा के शिखर मान का 0.636 गुना होता है। ये बातें आपके पास आनी चाहिए थी, मैंने बता दी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, क्योंकि ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना था हमें। अब हमें पढ़ना था विभिन्न परिपथों में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो उसमें पहला पढ़ना है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था, बताओ, परिपथ आरेख। पहले तो यहां पर लिखो, थोड़ी सी बातें लिखनी होती। देखो यहां पर एनसीईआरटी पैटर्न के मुताबिक बताया जा रहा है, इनके डेरिवेशन हुआ करते थे, वो डेरिवेशन आपके इससे पूरे खत्म हो चुके हैं। तो सीधे मैं आपको लाइन लिखा देता हूं, वो आपको याद कर लेनी होगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें मैं समझा दूंगा आपको। तो यहां पर क्या लिखना है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R, केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो, तब प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के साथ समान कला पर होती है। ये रही बात। अब यहां पर जो चीजें पूछी गई थी वो हर एक चीज बताइए। तो यहां पर समीकरण लिख लेते हैं पहले। अतः इनके समीकरण, इनके समीकरण, समीकरण कैसे होंगे ये आपको ध्यान से बड़े समझना है, आराम से। जो v होगा वो बनेगा v0 साइन ओमेगा टी। और यहां पर जब मैं आपसे कला के बारे में बात करूं और आपको कुछ ना समझ आए तो बस आपको थीटा समझना है, बस कुछ नहीं समझना है। अगर इसमें ओमेगा टी है यहाँ पर, और आपने आगे भी ओमेगा टी वाला ही कोई इक्वेशन बना दी, मतलब ये हुआ कला आप सेम दिखाना चाहते हैं। तो जब समान कला में हो तो आपको क्या चाहिए कि जो v बराबर समीकरण बनाया है जैसे, ठीक वैसे ही i के पदों में बना दो, i0 साइन ओमेगा टी। और दोनों में ओमेगा ओमेगा है,
ये देखो इसमें भी ओमेगा है और इसमें भी ओमेगा है, टी है। ओमेगा टी दोनों में कला सेम है, यहीं से कला पता करते हैं हम लोग। दोनों के इक्वेशन ये बन गए। अब यहां से एक एक चीज करके पढ़ते हैं। अब फर्स्ट नंबर ग्राफ लिखते हैं, परिपथ आरेख। परिपथ आरेख, और यहां से एक नए चिन्ह के बारे में आप जानकारी पाएंगे। परिपथ आरेख कैसे बनाते हैं देखते चलें। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, हमें सबसे पहला काम ये करना है, एक ये ऐसे बनाना है, लाइन ले चलनी है। अब बताओ परिपथ में जुड़ा क्या है, तो केवल शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा है। और आर का चिन्ह कुछ कैसे होता है, ऐसे ऐसे, अरे ये कहाँ ले जा रहा है, ये हो गया प्रतिरोध। ये लो ऐसे जोड़ दिया जाता है, ये हो गया प्रतिरोध आर। और ये क्या है, ऐसे डिजाइन बना देते हैं, यही सिंबल है जो नया है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे, जो ये V है, ये इसका नाम लिखेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक बात है, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R लगाओ तो इसे V ना कह के VR भी नाम दे सकते हैं हम लोग। इसका नाम क्या दे सकते हैं, बोलो VR। आप समझ जाएंगे, जब प्रतिरोध R लगाओ तब के लिए ये इक्वेशन है। तो समीकरण धारक कैसे बनेंगे, सेम। देखो फिर से समझ लो, वो धारा जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के साथ समान कला पर होती है, और कला यहां से पता चलती है। जैसे इसके पास ओमेगा टी है, इसके पास भी ओमेगा टी, मतलब ये सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सेम है, तो इस वजह से ये चित्र हो गया इसका परिपथ आरेख का। दूसरी बात, यहीं से आपको ये भी सीखना है, यहीं से आपको कुछ और भी सीखना है। सेकंड नंबर पे सीखना था आपको VI ग्राफ, मतलब वोल्टेज और इसके बीच में क्या ग्राफ बनेगा वो बताना है। अब VI ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि आपको एक ये लाइन खींचनी है ऐसे, ये बना दिया। अब यहां से आप कोई एक कलर लीजिए, मान लो कि मैं ये कलर लेता हूं, ये कलर लेता हूं। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से ये मैंने एक ऐसे करके, ऐसे 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 ये बनाया। अब किसी एक का इसको ग्राफ मान लो भाई, चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या धारा हो, दोनों ऐसे ही डिजाइन से बनते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज दोनों का है। जिसका मानना है एक का पहले मान लो। तो मैंने माना कि ये जो मैंने बनाया है ये किसका है, तो बोल देना कि ये V का मैंने बना लिया है। ये मान लो ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी को दर्शा रहा है, ये वाला। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अभी साथ में तो धारा का भी बनाना था, क्योंकि VI ग्राफ, तो V बना। देखो जरा एक और बात समझो, यहां से मैंने कहा ये पॉइंट 0 था, और ये टाइम की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, बोलो टी की, समय के अनुसार आगे बढ़ेगी। अभी मैं आपसे कह रहा हूं ये किसका बनाया, आपने बोला V का। अब I का बनाना है, तो I का बनाने से पहले आपको समीकरण देखने हैं ये वाले। VR में देखो, जहां जैसे ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी, इसमें भी क्या है, ओमेगा टी। क्या मैंने कल के दिन आपसे ये नहीं बताया था कि थीटा को ही ओमेगा टी कहते हैं, थीटा को ही ओमेगा टी कहते हैं। इसका मतलब ये पता चला हमें, जितना थीटा इसका उतना ही थीटा इसका, दोनों सेम है ना थीटा। इसका मतलब ये हुआ जहां से ये वाले समीकरण की स्टार्टिंग हुई है, वहीं से इसकी भी स्टार्टिंग होगी। और जैसे जैसे ऊपर की ओर वो ये वाला गया, वैसे वैसे सेम ये भी जाएगा, क्योंकि थीटा दोनों के सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन मिल जाए ये सेम हो, तो यहां से आप यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, और ऐसे ले जा सकते हैं, 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 ऐसे ऐसे, ये बना लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये मत देखने लगना कि ये ऊपर है ये नीचे है, ये नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि दोनों सेम जगह से स्टार्ट हुए कि नहीं। जैसे ये 0 से है तो 0 से, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता चला गया अधिकतम तक गया, ये भी बढ़ता चला गया अधिकतम गया, फिर ये नीचे उतर रहा है तो ये भी नीचे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, तो ऐसे देखे जाते हैं। तो यहाँ से ये ग्राफ बिल्कुल सही बन के तैयार हो जाता है। और देखो दोनों के अधिकतम मान यहाँ पर मिलेंगे। ये किसका मान होगा, यहाँ पर V नॉट होगा, और इस जगह पर क्या होगा, बोलो I नॉट। अगर ये आपने किसका बना दिया है, I का, तो ये है I नॉट साइन ओमेगा टी।
बताओ ये ग्राफ समझ आए कि नहीं आए? समझ गए? क्योंकि ये ग्राफ बहुत जरूरी है, अगर ये ग्राफ नहीं आते तो आने वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक बार फिर समझ लो, देखो वी आई ग्राफ को करते समय कोई एक भी मान लेना, चाहे आई मान लो, चाहे आर चाहे वी मान लो। मैंने माना कि ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये मैंने माना कि ये वी का है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बचा अपने पास धारा का, तो इसके एंगल सेम है कि नहीं? तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे आई वाले भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे ये भी घटता जाएगा। तो देखो पहले बढ़ रहा है अधिकतम, अधिकतम से न्यूनतम, तो अधिकतम अधिकतम से न्यूनतम, फिर इधर अधिकतम इधर से न्यूनतम, तो वैसे ही। तो बस इस तरह से आपको ये ग्राफ बना देना है। अभी बात आती है फेजर डायग्राम की, मतलब कला आरेख की। तीसरा डायग्राम है आपके पास कला आरेख। कला आरेख, अब कला क्या है ये समझना। कला में हमें क्या करना होता है, देखो ये मैंने एक लाइन खींची सबसे पहला काम, फिर एक ये लाइन खींची, और जो भी कला बनाना या वीआई ग्राफ बनाना है, ये सब के सब जो ऊपर समीकरण आपने बनाए होंगे उसी से ही बनेंगे ये। यहां पर देखो जरा, मैंने कहा आपसे कि इस पे बनाना, ये टाइम की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है एक बार बता दें, ये टाइम की डायरेक्शन है। एरो टाइम की ओर ले जा रहा है हमें, कि टाइम की ओर है। ठीक है, यहां से सुनते रहिए अब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो मान लो मैं ये चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन, अच्छा कला का मतलब किसी क्षण दिशा या फिर स्थिति को दर्शाता है, तो दिशा का मतलब एक डायरेक्शन है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि इस पॉइंट से जो v है ना वो अपना ऐसे मूव कर रहा है। अरे ये सीधा आप मान लीजिए, तो ठीक है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है तो आप इसे सीधा ही मानिए। ये है वी आर की डायरेक्शन, बोलो ये किसकी डायरेक्शन है? वी आर की। बस इसमें ये दिखाया जाता है, ये मान लो ओ है ओरिजिन। अब यहाँ से वी आर की डायरेक्शन ये है, तो अब बताओ जो डायरेक्शन इसके पास ओमेगा टी है, इसके पास भी तो ओमेगा टी है, तो जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन आई की होगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, अगर वी आर इधर जा रहा है तो इसी के ऊपर रेड भी जा रहा होगा, ये वाला भी, और ये भी ऐसे ही मूव कर रहा होगा, और ये डायरेक्शन है आई की। इस तरह से ये बन गया फेजर आरेख, कला आरेख जिसे कहते हैं। तो ये तीन बन गए। अब इसी तरह तीन तीन हर किसी में पढ़ने हैं। अगर किसी कोई तकलीफ है तो मुझसे बता दो, भी समझ जाएंगे ये। पहले ये परिपथ बना लेना, फिर ये दोनों बना लेना, फिर ये बना लेना। बस जो भी देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, इनसे ओमेगा टी वालों से। यहीं पर पूरा खेल होना है। अगर ये इक्वल है तो इक्वल से चलो। अब एक और बात समझो जरा, यहीं पर एक चीज और मैं लिख ही दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जीरो, और बताओ यहाँ पर कितना एंगल होगा, बोलो? 2 पाई है ना, कह सकते हैं 2 पाई। यहाँ पर जो एंगल होगा वो पाई होगा, सॉरी कितना होगा, क्या गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, पाई। यहाँ पर जीरो, तो बताओ यहाँ पाई/2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ पर बताओ पाई से फिर ये पाई, तो ये टोटल 2 पाई। तो यहाँ पर पाई और 2 पाई के बीच में 3 पाई/2 आएगा कि नहीं आएगा? भाई देखो इसको जोड़ो तो 3 पाई, और बटे में 2 कर दो तो इसका आधा मिल जाएगा। जैसे ये जीरो से पाई, तो जीरो और पाई को जोड़ोगे तो पाई आएगा, उसका आधा कर दो तो पाई/2। वैसे ही पाई से 2 पाई 3 पाई हो गए, और आधा कर दो 3 पाई/2, तो इस मिड वाले का नाम कितना हो जाएगा, 3 पाई/। तो एंगल भी बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कभी बात करता इससे ऊपर की ओर तो पॉजिटिव लेते कि नहीं लेते, बताओ? अगर बात करता नीचे की ओर तो कैसा लेते, निगेटिव। ये बहुत काम में आएंगे आगे वाले में। ठीक, अब ये क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में समझ रहे होंगे, हाथ दिख जाएगा। अरे कहाँ कहाँ तुम, क्यों? इसको समझो जरा। हम्म, ये गड़बड़ है क्या? तो यहाँ से अब हम लोग समझते हैं आगे। सबसे पहले जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तो एल लगा हो, इस हालात में आपको क्या पढ़ना समझना है वो मैं इधर लिखता हूँ। जब परिपथ में जब परिपथ में
केवल शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा हो, लगा हो, तब प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से कला में पाई बाई टू पश्चगामी होती है। इसे लिख सकते हैं पीछे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि मान लो अब हम तो डेरिवेशन पढ़ नहीं रहे, तो हमें कैसे आसानी से समझ आएगा कि ये अच्छा ऐसा होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब सुनिए सर, ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आपको पता चल करना है। बस फिलहाल अभी ये समझ लीजिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तो एल लगा होगा, उस समय धारा वोल्टेज से कितना पीछे होगी, पाई बाई टू, 90 अंश पीछे होती है। अब यहां से एक और बात समझिए जरा, कैसे आप पता करेंगे। तो एक बात बताओ, बात केवल धारा की होगी, धारा ही बताना है कि आगे या पीछे है या बराबर है, धारा को ही लेकर चलना है। एक तरफ धारा लिख लो और जो आगे लग रहा हो वो लिख लो, एल। अच्छा, आई और आर में बराबर रखना, क्योंकि ओम के नियम में वी बराबर आई आर पढ़ा था कि नहीं। तो बस जब ओम के नियम में वी बराबर आई आर पढ़ा हो, तो बस आई और आर जब एक साथ आए तो समझ लेना बराबर है, खत्म। क्या समझेंगे, बराबर है। लेकिन एल और सी में कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं एक तरकीब ऐसी बताता हूँ जो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे आप हमेशा किससे बताओ, यहाँ मैं एक अच्छी बात लिखता हूँ जिसका नाम एक शॉर्ट ट्रिक लिखता हूँ। पहली बात, जब प्रेरकत्व तो एल लगा हो, तो हम क्या लिखेंगे, दिखाते किससे हैं, धारा से। तो धारा को हर बार लिख लीजिए। अब बात आती है जब एल लगा हो और जब सी लगा हो। तो यहां पर एक बात समझें, अगर मैं आपसे पूछूं जो धारा है और जो एल है, तो आई और एल में क्रम से पढ़ो अंग्रेजी वर्णमाला को, तो पहले आई आएगा कि पहले एल आएगा। आई क्या होता है पहले, और एल क्या होता है बाद में। तो पीछे कौन होता है, आई पीछे होता है, एल आगे होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, धारा पीछे है। बस शॉर्टकट, धारा पीछे होगी। ठीक है। वैसे ही बताओ, आई और सी में कौन आगे होता है, सी आगे होता है, तो इसमें लिख देंगे धारा आगे होगी, बस काम खत्म। अब कितना आगे होगी, तो पाई बाई टू आगे होगी, कितना पीछे होगी तब भी पाई बाई टू होगी, दोनों ही हालात में पीछे भी पाई बाई टू आगे भी पाई बाई टू। याद रखेंगे ऐसे। अब वोल्टेज से ही तो आगे पीछे बताना है, तो वो आगे हम लिखते जाएंगे। देखो कितने आसान रहा, समझ आएंगे। जब आई और एल की बात हो तो धारा पीछे कितना पाई बाई टू, आई और सी की बात हो तो धारा आगे कितना पाई बाई टू। ये इसको मैं सेव करूँ, ये कभी काम आएगा मेरे। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो जा नहीं सके, चलो मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। समझ तो गए ही होंगे ना। लिखेंगे, इस स्थिति में, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, इस स्थिति में धारा आई, प्रत्यावर्ती धारा आई, वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, किससे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, पाई बाई कला में पाई बाई टू पश्चगामी होती है। पश्चगामी का मतलब पीछे। और मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता ही दी है।
अब यहाँ से हमें वही तीनों काम कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में क्या निकालना होगा, सेकंड नंबर में क्या निकालना होगा, वो तीनों काम करिए। फर्स्ट नंबर में आपको क्या बनाना था, याद है, परिपथ आरेख। रुको रुको, पहले समीकरण, इनके समीकरण निम्नलिखित होंगे, ये भी तो मैं लिख दूं, और इनके समीकरण समीकरण निम्नलिखित होंगे। चलो बोलो, समीकरण कैसे बनाते हैं, हम तो जानते हैं बहुत आसान है समीकरण को बनाना। अगर आपने v को बना दिया v नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपने क्या कहा, v के पास ओमेगा टी के बराबर एंगल है, तो i कितना पीछे है, पाई/2, तो हमें i वाले में कितना पीछे करना होगा, पाई/2, तो i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी में कितना कम करना होगा, बोलो, पाई/2। और बताओ ये कम हो गया कि नहीं हो गया, भाई इसके पास ओमेगा टी है, इसके पास आई वाले के पास ओमेगा टी में माइनस कितना है, 90, 90 का कम है, मतलब ये समझ गए ना, आई क्या हो गई, पीछे हो गई, समझ गए ऐसे। ये नहीं आएंगे तो दूसरी तरह से भी आ सकते हैं। किस तरह से आएंगे समझिए जरा, यहीं पर अथवा करके आप समझ जाइए। इनको पहले पढ़ो, मेरी बात को समझो। मैंने कहा एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, मैंने कहा मेरे दोस्त के पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है बताओ, या तो ऐसे समझो, एक मेरा दोस्त है और एक मैं हूं, मेरे पास दोस्त से 10 रुपए कम है, मेरे पास मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग 10 रुपए कम है, तो कम किसके पास है, मेरे पास है। किसके पास ज्यादा होंगे, तो मेरे दोस्त के पास ज्यादा होंगे। मैंने कहा मेरे दोस्त के हिसाब से मेरे पास 10 रुपए कम है, इसी भाषा को ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे मेरे हिसाब से मेरे दोस्त के पास 10 रुपए ज्यादा है, कह सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही इसको भी पढ़ के एक बार समझो अपने आप से, तो क्या आपको ये समझ आएगा कि जैसे v का जो धारा पाई/2 पीछे है, तो वोल्टेज पाई/2 क्या होगा, बोलो, आगे होगा। भाई धारा के पास अगर 90 कम है, किससे, वोल्टेज से, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज के पास कितना ज्यादा होगा, 90 ज्यादा होगा। तो अगर इसी कंडीशन को आपने आई से बनाना शुरू कर दिया, अगर आपने कहा मैं आई को ये बनाना चाहता हूँ कि मैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना चाहता हूं, तो फिर इस कंडीशन में आपको v क्या बनाना होगा, बोलो। आप कहोगे अगर परिभाषा वही है, बस लैंग्वेज चेंज करनी इसके समीकरण के हिसाब से, तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी करने के बाद कितना करेंगे आप, प्लस पाई/2 कर लीजिए। समझे कि नहीं। अभी भी एक हालात में देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे इसके पास आई के पास कितना कला है, तो बोलो ओमेगा टी के बराबर है, समझने के लिए। और वी के पास कितना है, तो बोलोगे ओमेगा टी में कितना ज्यादा है, पाई/2 प्लस है, ज्यादा है ना। तो बताओ अभी भी वोल्टेज धारा से कितना ज्यादा है, 90 अंश। तो दो कंडीशन बन सकती है इक्वेशन की, तो आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल आराम से पढ़ते चलना है। तभी मैंने कहा था ये तब तक आएगा जब तक मेरे साथ हर लेक्चर को अटेंड करेंगे आप। अब यहाँ से परिपथ आरेख बनाना शुरू करिए। नंबर 1, परिपथ आरेख। लेकिन अगर यहाँ बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज आ जाएगी, वो मैं बताने की जिम्मेदारी लेता हूँ। चलो आ जाओ, बनाने की कोशिश करते हैं और एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम परिपथ आरेख बनाना है। लगाना क्या है, प्रेरकत्व। तो यहीं पर चलो मैं सिंबल बनाता हूँ, कुछ सिंबल सीखो, संकेत। कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। नंबर 1, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, प्रतिरोध, प्रतिरोध बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं धारिता, थी संधारित्र वाली। अगर मैं आपसे पूछूं कुंडली, कुंडली याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सेल, अगर मैं आपसे पूछूं बैटरी, ये लो, इतने सिंबल बस आपको याद कर लेने हैं। याद क्या कर लेने, जान चुके हो हर किसी के बारे में, बस समझ लेना है। प्रतिरोध किसको ये बताएगा, प्रतिरोध ये किसको बताएगा, धारिता, जब संधारित्र वाले के हिसाब से। ये कुंडली, और ये
सेल, और ये बैटरी। समझ आ गए इतने सिंबल? तो बताओ, कुंडली देखो मुझे बनाना था यहाँ पर, तो हम कुंडली बनाएंगे अब आराम से, कोई परेशानी भी ना होगी। ये मैंने ऐसे खींचा और ऐसे 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 करके बनाना शुरू कर दिया, तो ये बन के तैयार हो गई कुंडली। यहाँ से आपको क्या करना है, ये, अच्छा एक सिंबल भी बना देता हूँ। और अगर मैं पूछूं कि आपसे, एक और बहुत ज़रूरी सिंबल है, आपसे मैंने पूछा कि बताओ ये किसका सिंबल है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप बताइएगा, ये जो सिंबल है ना, ये प्रत्यावर्ती स्रोत का है। ये प्रत्यावर्ती पढ़ रहे हो कि नहीं? तो उसी में तो ये नया सिंबल आया, क्योंकि धारा ऐसे चलती है, वोल्टेज ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती वाली, तो उसी का डिजाइन ये अंदर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये प्रत्यावर्ती स्रोत का होता है। ये संकेत थे, इतने आपको पढ़ने चाहिए थे, और वो मैंने एक एक करके लिख दी संकेत। ठीक है, इतने काफी है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कहाँ पहुंचा है, यहाँ शिफ्ट कर लगे। ठीक, ये यहाँ पर अब हमें क्या करना था, आगे बताना था। सुनिए, यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे डिजाइन बनानी थी, यहाँ पर एल बनाना है, और यहाँ पर अब आपको लिखना होगा। क्या लिख देंगे आप? ये बनाएंगे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। समझ गए? अब यहाँ से आपको समझनी है जरा। परिपथ आरेख हो चुका है, अब हम लोग डालेंगे अगली हेडलाइन सेकंड नंबर में, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ के लिए अच्छी सी लाइनें बनाते हैं फिर से। समझिए, मैंने कहा कि आपको समझना है वी आई ग्राफ में कुछ, यहाँ से अगर आपने थोड़ी सी गलती की ना, तो फिर आपके समझ नहीं आएंगे। इस वजह से यहाँ से बहुत ध्यान से समझना। ये रेड ले लेते। मैंने कहा कि इस समीकरण से मैं बना रहा हूँ इधर वाले से, ठीक है, याद रखना मैं इसका यूज कर रहा हूँ। चाहेंगे तो आप इससे भी रफ डायग्राम एक मैं बना के आपको दिखा दूंगा, पहले इसको समझो। v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक नहीं, और जो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो, उनके चैप्टर 1 में ही स्टार्टिंग मैंने कही ऐसे ऐसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं, इस तरह से ये बन गया v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब दूसरा भी आपको बनाना है। अब दूसरा सोचो जरा, देखो ये है पॉजिटिव, ये पॉइंट अगर आपने ओ माना तो ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो निगेटिव। इसको थोड़ा सा रफ डायग्राम के हिसाब से और पीछे के पहुंचोगे तो कुछ यूं बनी होगी, एक अक्ष पूरी बनी होगी। अब सुनो जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए, ये ब्लू वाला सही ना लगेगा, मैं ये नहीं ले लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपने कहा कि v का है, ये किसका आपने बता दिया मुझसे? आपने कहा ये v का है, v नॉट साइन ओमेगा टी। किसका है बोलिए? v का ग्राफ आपने ये बना दिया, तो अब बचा किसका बोलो? आपके पास बचा i का। आई बताओ, आगे है या पीछे, बस इतना बता दो। पीछे है ना, v से पीछे है, तो ध्यान से मेरी बात समझना, पीछे का मतलब आप नीचे समझ लेना। भाई वास्तव में जब ये यहाँ पहुंचेगी तब वो कहीं यहाँ होगी, होगी कि नहीं होगी? वो अपने यहाँ होगी, कितना पीछे, 90 अंश। अगर मैं तुमसे एक और ग्राफ यहाँ पर इमेजिन कराने की कोशिश करूँ, कुछ यूं नहीं समझेंगे आप, एक चक्र ऐसे रहा होगा, है ना? अब इससे ये v अगर यहाँ है तो उस समय धारा इस जगह पर रही होगी कि नहीं रही होगी? क्यों? क्योंकि ये 0 और ये पाई, तो उसके बीच में ये पाई/2, तो इतना पीछे रही होगी। अगर इसका ग्राफ चलता तो ये कुछ यूं चलता है ऐसे, क्योंकि यहाँ के बाद वो नीचे से चलती ना ऐसे पीछे, और ये ऊपर है तब तो आगे होगी, ये नीचे से हुई तब तो पीछे होगी। तो कुल मिलाकर बताओ, जब स्टार्ट की जाएगी वो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक है? तो ये बातें याद रखना है आपको। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अब इसको बनाने के लिए पॉजिटिव निगेटिव केवल शब्द यूज कर लीजिए, ये है ओ, ये निगेटिव है इधर। तो v वाला जो ऊपर से है, तो ये इससे पाई/2, नीचे से मतलब ये ऐसे लेकर चलो, ऐसे, ये बन जाएगा आपके पास v का ग्राफ, सॉरी ये i का ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से बनाना है।
देखो ये खतरनाक होने लगा ना यहाँ से। तो अब यहाँ से आपको समझते चलना कि कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। ये वाला येलो वाला किसका है बताओ। बोलना येलो वाला जो है वो आई का है, और ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ये मैंने बना दिया। अब यहां पर समझो जरा, फिर से मैं आपसे बात करता हूं, तो ये क्या है बोलो, जीरो। ये कितना है, 2 पाई। देखो ध्यान से समझ लो, ये दोनों ही इस जगह पर, यहां पर समझना, इस जगह पर देखो जरा, इसका ये यहाँ पर, ये दोनों अधिकतम अधिकतम ऊंचाई है यहाँ पर, और ये देखो इस जगह पर दोनों सेम जगह पर। जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तब ये आगे निकल गया होगा, फिर ये जब यहाँ पहुंचे तब तक ये यहाँ पहुंच गया, ऐसे आगे चलता जाता है। तो यहाँ पर पाई/2 होगा, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ 3 पाई/2, यहाँ पर 2 पाई, और आगे चलता जाएगा। ये किसकी डायरेक्शन है बोलो, टाइम की। ये टाइम की डायरेक्शन है, समय की। इस तरह से ये आपको बनाना है। अब एक और बचा, फेजर आरेख। अभी मैं 3rd नंबर लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ कला आरेख। कला आरेख। क्या ये सीख गए कि नहीं सीख गए, कला वाले ये वाले, ये जो चीज़ मैंने बताई आपको, ये सीख गए कि नहीं सीख गए। देखो अगर बस इतनी बात याद रखो, जैसे वी का बना लो, जिसमें ओमेगा टी हो केवल उसको पहले टारगेट किया करो, उसको बना दिया करो। जो दूसरा बचा उसमें दिमाग लगाओ कि इसमें माइनस है कि प्लस। माइनस है तो नीचे से चलना, और प्लस है तो ऊपर से चलना। पाई/2 पीछे है तो इसको मिलाना पाई/2 वाले पॉइंट्स, फिर ऐसे चलते रहना, उसके हिसाब से चलते रहना, इस तरह बन जाएगा। अब कला आरेख में क्या कर रहा है, आपको एक लाइन फिर से खींचनी है, वैसे ही लाइन जैसे हम खींचते थे पहले। ये मैंने डायरेक्शन बना दी, ये टाइम की डायरेक्शन है, मतलब आगे बढ़ रहा है टाइम। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसको पॉइंट ओ नाम देता, तो बताओ जरा, इसमें ओमेगा टी है कि नहीं। मैंने कहा था जिसमें ओमेगा टी हो उसको सीधे बिल्कुल बना दो। तो ये मैंने कहा ये वी की डायरेक्शन है, मैंने कहा ये वी आर की डायरेक्शन है, सॉरी ये वी एल की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बोलो, वी एल की। तो बताओ इस स्थिति में मैं आपसे ये पूछ लूं अगर, कि आई की डायरेक्शन क्या होगी, किसकी, आई की डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं आई की डायरेक्शन, तो आप बताएंगे कि धारा जो है ना वी से, ये कहाँ का है बताओ, वी एल का है, ये वी एल का है, जब एल लगा हो। अगर मैं आपसे पूछूं जब वी एल है तो उससे धारा कितना पीछे, बोलो पाई/2। तो पाई/2 पीछे का मतलब नीचे, भाई ऊपर तो पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है बोलो, नेगेटिव। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कोई वीएल ऐसे है तो इससे पीछे दिखाना है 90 अंश, तो घुमा कर ऐसे लाओगे तब तो इधर की ओर होगा। तो आई की डायरेक्शन ये हुई कि नहीं हुई। यहां से आप समझ जाएंगे कि आई की डायरेक्शन किधर है। तो आप बोलेंगे कि यहां हम जान चुके हैं कि आई की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। ये है डायरेक्शन आई की, वो सीधी लाइन समझिएगा अपने आप से, ठीक है। तो ये सीधी लाइन, तो ये आई की डायरेक्शन हो गई। अगर इनका परिणाम ही निकालना है तो ऐसे डैश डैश कर लेंगे, वो आप समझ आएंगे। बस अभी केवल ग्राफ सीखने हैं, फिर और कई चीजें हम एक एक करके समझाएंगे आगे। पहले अभी ग्राफ केवल सीख रहे हैं हमें, तो ग्राफ सीखते चलेंगे इस तरह से। बताओ क्या कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं। वीएल से आई कितना पीछे है, तो बोलेंगे पाई/2। इनके बीच ये कितने डिग्री का कालांतर हुआ, पाई/2 के बीच। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी भी। और इसके बाद अब एक और लास्ट की ओर पढ़ते हैं। और जब परिपथ में धारिता सी लगी हो तब के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। बताइए जरा, जब परिपथ में धारिता सी लगा होगा उस समय हम क्या कहेंगे। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको, उस समय धारिता जब लगी हो तब धारा आगे होती है। लिखेंगे जब परिपथ में, जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता लगा हो तब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आई। प्रत्यावर्ती वोल्टेज मैं लिख रहा हूं, वोल्टेज आपको समझना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से
से कला में π/2 अग्रगामी होती है। अग्रगामी होती है, ये रही बातें। अग्रगामी का मतलब आगे होती है। चलो अब एक एक करके इसमें जल्दी से, इसमें तो और जल्दी हो जाएगा। और इसके समीकरण लिख लेते हैं पहले। और इसके समीकरण निम्नलिखित होंगे। और इनके समीकरण निम्नलिखित होंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण। कैसे लिखेंगे? अगर आपने कहा v का जो मान है वो मैं बनाना चाहता हूँ v0 sin ω t। अगर आपने v को फिक्स करने की कोशिश की और आपने कहा v को हम v0 sin ω t बनाना चाहते हैं, तो सोच कर बताओ i को क्या बनाओगे? अच्छा बताओ, तुम लोगों में से कोई बताओ i को क्या बनाओगे? हाँ बहुत सही। क्यों? क्योंकि आगे है ना। तो i की वैल्यू क्या बनेगी? ओ साइन I0 sin और ω t में कितना जोड़ देंगे? π/2। क्योंकि वो आगे है तो प्लस करेंगे ना। इसके पास अगर ω t, तो अब धारा को ज्यादा करना है तो कितना करोगे? प्लस π/2। अच्छा अथवा करके भी इसके समीकरण बना सकते हैं ना। अथवा करके भी तो बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं? अगर आपने कहा नहीं मैं साइन को पहले बनाना चाहता हूँ, वो सॉरी आई को पहले बनाना चाहते हैं हम, तो आई की जो समीकरण अगर आप I0 sin ω t बनाना चाहते हैं, तो बताओ कुल मिलाकर धारा को कितना ज्यादा रखना है? 90 ज्यादा रखना है। अगर धारा वोल्टेज से 90 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज 90 क्या होगा? कम होगा। तो हमें इसके हिसाब से 90 कम कर देना है वोल्टेज को। तो V बराबर V0 और क्या आ जाएगा? sin ω t। और इसमें क्या कर देंगे? -π/2। अगर पहले आई को इस तरह बनाना चाहते हो तो वी को इस तरह बनाना होगा। समझ आ गई ना बातें? भाई धारा वोल्टेज से आगे है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज धारा से पीछे होगा। तो अब यहां से एक एक करके तीनों ग्राफ सीख लेते हैं जल्दी से, और ये भी खत्म हो जाए। परिपथ आरेख। परिपथ आरेख में हमें क्या करना है बताइए जरा। सबसे पहला काम परिपथ बना लेना। परिपथ आरेख का मतलब केवल परिपथ आरेख बनाइए आप। ये बना परिपथ। बस आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत ना भूलें। यहां पर लिख देंगे आप C, और यहां पर लिख देंगे आप V बराबर V0 sin ω t। हर बार हम बनाने की कोशिश किससे करेंगे? पहले वाले से। ठीक है। और बात दोनों सेम ही है अपने पास। दूसरी बात क्या होगी? वी आई ग्राफ। सेकंड नंबर वी आई ग्राफ। अब तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे। और ये जो कुछ भी बनाएंगे सबके सब समीकरण को देखते हुए बनाएंगे। तो यहां से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं वो देखिए। हम एक लाइन खींचते हैं जैसे पहले खींचा करते थे। फिर एक लाइन इधर खींचेंगे जैसे पहले खींचते थे। और इसको दिखाएंगे कि ये टी की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बोलो? टाइम की। अब यहां से आपको क्या करना है? एक एक लेकर चलना है और दोनों को बनाना है। पहला काम, आप किसको बनाना चाहते हैं बोलो? हम वी को बनाना चाहते हैं क्योंकि V0 sin ω t है। तो मैंने कहा कि ये जो चलेगा ये वी की डायरेक्शन बना दी मैंने। अब सोचो जरा और खुद से बताओ कि अगर आपने इसको वी की डायरेक्शन बना दी तो अब आई को बनाना है तो आई बताओ प्लस है कि माइनस है? इतना बताओ। प्लस है वी के हिसाब से, तो पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पॉजिटिव कहाँ जाता है? ऊपर। नेगेटिव कहाँ आता है? नीचे। बीच में क्या होता है? ओ। तो बताओ इस बार हमें ऊपर से चलना चाहिए कि नीचे से? तो ऊपर से चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वी का है, समझना ये मैंने किसका बनाया है, तो बोलो ये बनाया मैंने वी का। ये है वी का और V0 sin ω t है। ये ज्यादा बड़ा लिख रहा हूं मैं। ये
ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी का। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब मुझे किसका बनाना है, तो आप बोलेंगे अब मुझको बनाना है आई का। अब देखो अगर ये ओमेगा टी है वी के पास, तो आई के पास ओमेगा टी से कितना ज्यादा है, पाई/2, तो ज्यादा है, मतलब आई वाला इससे ऊपर से गुजरना चाहिए। और पाई/2 इसका पाई/2 यहां पर मिलेगा कि नहीं बताओ। ये भाई ये पाई है और ये 0 है, ये कितना है बोलो, पाई/2, और ये है पाई। तो वैसे ही सोच कर बताओ, ये है 2 पाई। तो क्या हम समझ नहीं पा रहे होंगे कि अगर ये चलेगा तो कुछ ऊपर से निकलेगा, और ये ऐसे होते हुए ऐसे आएगा, फिर ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, और फिर ऐसे निकलता हुआ ऐसे बन जाएगा। बाद में देखना एक समीकरण ऐसे बनाएंगे जिसमें पूरी पूरी नागिन बन के तैयार होगी। वही डिजाइन बनती। तो इसमें ये समझ आया कि नहीं आया कैसे बना है। ये ऊपर से चलता है आई, और ये वाला किसका है, तो बोलिए आई का है। ये जो ग्रीन वाला है ये अपने पास है आई का। देखो ये यहाँ से पहुंचा, तो इस तरह से ये बन जाता है। अब एक तीसरा आरेख कौन सा बचा अपने पास, कला आरेख। इनको बहुत ढंग से पढ़ना और कई बार पढ़ना, क्योंकि ये बुनियाद है। यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग ग्राफ वालों की होती है। अगर आपको ग्राफ नहीं आएंगे तो आपको कभी कुछ नहीं आएगा इसका, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में ग्राफ ही पढ़ते रहेंगे। कला आरेख, ये मैंने एक लाइन खींची और ये मैंने एक लाइन खींची, टाइम की डायरेक्शन दिखा दी। अब बोलो ज़रा, अगर मैंने इसका नाम ओ दे दिया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा किसको बनाना आप चाहते हैं पहले, तो आप बताइए कि देखो जिसमें ओमेगा टी है हम उसको बनाना आसान समझते हैं, तो पहले वी वाले को मान लो। ये किसका है बताओ, सी के लिए, तो यहाँ पर सी यूज कर लीजिए, यहाँ पर सी। तो बताओ सी वाला हम सीधे अगर इसकी डायरेक्शन दे दें कि माना मैंने ये सी की डायरेक्शन है, ये सी की डायरेक्शन है, मतलब कुल मिलाकर ये वी सी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे मैं पूछूं कि वी सी अगर इधर है तो आई किधर होगा, तो बोलना वी सी अगर ये है तो धारा इससे ज्यादा है, तो पॉजिटिव ऊपर चलता है, निगेटिव ऊपर नीचे, तो धारा 90 से ज्यादा तो ऊपर की ओर जाएगी कि नहीं सीधे, तो धारा की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। समझ आ गई। और इनके बीच का एंगल कितना है, पाई/। तो इस तरह से ये आज के जितने टॉपिक मैंने लिखे थे लेक्चर नंबर 2 के लिए वो कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद के जो लेक्चर नंबर 3 है उसके लिए हम मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और अपना ध्यान रखिए।